Very good morning, student, and once again, welcome in Disha classes. Student अकाउंट फर्स्ट में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बायबैक. स्टूडेंट मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं यहां पर चैप्टर्स एंड नहीं हो रहा है. Once again, in every chapters more than 15 क्वेश्चंस मैं करूंगा जिसके अंदर वी कवर ऑल बोर्ड क्वेश्चंस. और इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सोचो कि चल ठीक है ना सर बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे तो उसी समय मैं ध्यान दूंगा. तो अगर इस समय का इनिशियली जो लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएगा या अभी के लेक्चर्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको समझ में अगर स्टूडेंट्स नहीं आएगा देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. और मुझे डिफिकल्ट भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए हाईली इम्पॉसिबल कि आपको रिवीजन में समझ में आएगा. वो जो बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट वो हमारा रिवीजन होगा. मेरा यही तरीका होता है पढ़ाने का कि 15-20 क्वेश्चंस मैं इनिशियली बुक्स का करता हूं एंड वंस अगेन व्हेन वी कंप्लीट द पोर्शन तो फिर हम लोग रिवीजन में बोर्ड क्वेश्चंस करते हैं. ओके स्टूडेंट, चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. अब इस वर्ड से आप ऐसा मत बोलना कि फर्स्ट टाइम सुना हो. ऑलरेडी यू ऑल आर फैमिलियर, आप सारे लोग काफी अच्छे से फैमिलियर हो और आप इसको कहीं ना कहीं अपने घर पे, अपने आसपास, अपने फैमिलीज में, अपने रिलेटिव्स में भी देखते हो. शायद उस समय आपको रियलाइज हो या ना हो ये क्यों हो रहा है या इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को आज टच करने की कोशिश करूंगा और शायद आप उस चीज से एग्री हो जाओगे कि यस इन चीजों को मैंने देखा है, सुना है, हमारे घर में भी होता है और यस ये इन्वेस्टमेंट है. अब स्टूडेंट यहां पर इन्वेस्टमेंट का अगर डिक्शनरी में मैं मतलब बताऊं तो यहां डिक्शनरी मतलब हो जाएगा मराठी में गुंतवणूक. हम लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर पैसा अपना लगा रहे हैं इस इंटेंशन से कि मुझे मेरा पैसा जो मैं लगा रहा हूं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट मिलते समय मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है. अब स्टूडेंट यहां पर कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स हो रहा हो, अपने डेली के एक्सपेंसेस बेयर करने में प्रॉब्लम्स हो रहा हो, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता है. तो कोई भी XYZ person, whether the individual, whether business organization, only the investment is possible when they have the surplus fund. जब उसके पास सरप्लस फंड होगा, अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के बाद उसके पास फंड बचेगा और वो भी वो ये देखेगा कि चल नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, 10 years मुझे इस फंड की जरूरत नहीं है, तब वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा. अब इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने सोच लिया, कहीं पर वो रेडी हो गया इन्वेस्ट करने के लिए. सामने वाला आदमी जो उसे पैसे ले रहा है या जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है ठीक है आप अपने पैसे दे दो, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा. तो भले मुझे उस पैसे की नेक्स्ट 10 years जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वो पैसा उस आदमी को नहीं दूंगा या वहां पर नहीं इन्वेस्ट करूंगा जहां से मुझे रिटर्न ही ना मिले. मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने के पीछे सबसे बड़ा हमारा इंटेंशन ये होता है कि वी रिटर्न बैक समथिंग. कुछ ना कुछ वहां से मुझे क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट? रिटर्न्स मिलना चाहिए. अगर रिटर्न मिलेगा देन वी इन्वेस्ट, रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो मैं जल्दी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होऊंगा या इन्वेस्ट नहीं हम करेंगे. अब जरूरी ये नहीं है स्टूडेंट कि एवरी टाइम आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी हो जाए. कुछ ऐसे भी आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, आपका प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, कैलकुलेशंस गलत हो सकता है एंड यू माइट बी लॉस, आपको लॉस भी हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही इंटेंशन होता है कि चलो वी हैव द सरप्लस फंड, मैं इस पैसे को अगर अपने पास आइडियली रखूंगा, नंबर्स ऑफ इयर्स तक क्यों ना रख लूं. जैसे 10 लाख स्टूडेंट मैं अपने कपबोर्ड में सुरक्षित रख दूं और 10 इयर्स के बाद क्यों ना उस कपबोर्ड को ओपन करूं तो 10 का 10 ही रहेगा. बट मैं कुछ एक्स्ट्रा ना करूं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उस पैसे को जाके पोस्ट में FD कर दूं, उस पैसे को जाकर मैं बैंक में FD कर दूं,
तो डेफिनेटली मुझे मेरा 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड सेम टाइम मुझे वहां से एक्स्ट्रा भी मिलेगा। शायद 10 इयर्स में आपका पैसा अराउंड डबल भी हो जाए, 10 lakhs आपने दिया शायद वो 20 lakhs हो जाए। दैट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट का ये मतलब समझ लो कि व्हेनेवर वी हैव द सरप्लस फंड वी इन्वेस्ट द फंड। हम लोग कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेंट टू कीप दैट फंड आइडियल। अपने पास ऐसे ही रखने के बदले उस फंड को हम इन्वेस्ट करते हैं टू गेट द मोर रिटर्न, कि मुझे वहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब नॉर्मल लाइफ में स्टूडेंट हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सुनते हैं कहीं कहीं, जैसे मैंने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का एग्जांपल, अपने घर का एग्जांपल बताया, तो वहां पर ज्यादा करके हम सुनते हैं, ज्यादा करके कि अरे देखो मेरे अंकल ने लैंड में पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे अंकल ने ना शॉप खरीदा, मेरे अंकल के पास एक शॉप था, एक और एक्स्ट्रा खरीदा, वो रेंट पर देंगे, उनको वहां से इनकम होगा, भाड़ा होगा, एंड एसेट्रा। बट यहां पर स्पेशली जो स्टूडेंट आपको इस चैप्टर्स में पढ़ना है वो लैंड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वेदर वी इन्वेस्ट इन द इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर। ये तीन ही चीजें आपको फ्रीक्वेंटली यहां पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट मिलेगा। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया, आप देखोगे कि प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया, और डिवेंचर। ये चीज यहां पर स्टूडेंट इस चैप्टर के लिए आपको स्पेसिफिक मिलेगा। अब आप कहीं पर इक्विटी के अंदर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टूडेंट, तो यू विल बिकम द पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बनते हो। ओनर को रिटर्न कहां से मिलता है स्टूडेंट? प्रॉफिट से मिलता है। किसी भी कंपनी को होने वाला प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट अप्स एंड डाउन होते रहता है। तो इक्विटी के अंदर अगर कोई पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलने वाला रिटर्न्स फिक्स नहीं होता है, दैट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी मेक मोर प्रॉफिट, गेट मोर रिटर्न, कंपनी मेक लेस प्रॉफिट, लेस रिटर्न। लेकिन प्रेफरेंस और डिवेंचर के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप प्रेफरेंस एंड डिवेंचर को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। इक्विटी के अंदर स्टूडेंट आप पार्ट ओनर बन रहे हो, ओनर का पैसा डूब भी सकता है, यहां पर आपका लॉस हो जाए या आपका पैसा डूब जाए, इसके चांसेस काफी कम, ना के बराबर आते हैं। तो वो लोग जो स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दे इन्वेस्ट वेदर इन प्रेफरेंस एंड डिवेंचर, और यहां से स्टूडेंट उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वेदर कंपनी में प्रॉफिट और वेदर कंपनी में लॉस। कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, कंपनी लॉस कर रहा है, इससे इन्वेस्टर को कोई लेना देना नहीं होता है, और उनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड तक के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद दे रिटर्न बैक देयर मनी, उनको अपना पैसा मिला, और एवरी ईयर जितने दिन तक उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा उनको इंटरेस्ट मिलता रहा। कंपनी प्रॉफिट करे तभी भी और कंपनी प्रॉफिट ना करे तभी भी। यहां पर ऐसा नहीं है स्टूडेंट, यहां पर कंपनी प्रॉफिट करेगा, आपको रिटर्न्स मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट करेगा, ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, कम प्रॉफिट करेगा, कम मिलेगा, नहीं प्रॉफिट करेगा, नहीं मिलेगा, और इन केस ऑफ लॉस आपका पैसा यहां पर डूब भी सकता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी यहां पर लॉस हो सकता है। स्टूडेंट इनिशियली मैं इस प्रेफरेंस और डिवेंचर के ऊपर क्वेश्चंस करूंगा, तो फिलहाल मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूं। 4-5 क्वेश्चन के बाद व्हेन विल स्टार्ट द इक्विटी ना स्टूडेंट, तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस समय मैं इन दोनों को फोकस करता हूं। वेदर प्रेफरेंस हो डिवेंचर्स हो आपके लिए कोई मैटर्स नहीं करता है, आपको इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, एंड देन वी सी द इक्विटी। जब हम लोग इक्विटी स्टार्ट करेंगे तब। अब कुछ समय के लिए सोचो स्टूडेंट कि टाटा नीड द फंड, एक एग्जांपल 5 लाख रुपीस की जरूरत है टाटा को। टाटा ने सपोज 1/1/2000 में कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ही नीड द 5 लाख रुपीस। उन्होंने 5 लाख रुपीस का डिवेंचर इश्यू किया फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स इन्होंने पब्लिक को बोला
10% इंटरेस्ट। अब इसके अंदर एक एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, चलो एक ई, इन 5 लोगों ने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। टाटा का अपना रिक्वायरमेंट्स पूरा हो गया, टाटा को 5 लाख रुपीस मिल गया। ऑन दैट डे टाटा का भी माइंडसेट हो गया कि मैंने इन 5 लोगों से 1 लाख के हिसाब से मैंने 5 लाख रुपीस कलेक्ट किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट अप्स एंड डाउन हो सकता है, मुझे यहाँ पर आपका मेरा इंटेंशन समझाना है। कोई 50 भी कर सकता है, कोई 10 भी कर सकता है, कोई 3 लाख भी कर सकता है, बट यहाँ पर मैं समझाने के लिए बोला कि 5 लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया। टाटा का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। टाटा का भी उस दिन माइंडसेट है कि ये पैसा मुझे 10 इयर्स के बाद रिटर्न करना है, बट एवरी ईयर मुझे वेदर माई सेल्फ, टाटा का ये सोच है कि मैं प्रॉफिट करूं या मैं लॉस करूं, मुझे इस 5 लाख के ऊपर लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। अब स्टूडेंट 1/1/20 से 31 दिसंबर 20 हो गया, 1 ईयर्स हो गया। टाटा ने 50,000 इंटरेस्ट दे दिया, 5 लाख के ऊपर 10% एंड 12 मंथ, 50,000 इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, सभी लोगों ने 10,000 करके आपस में स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन नेक्स्ट ईयर फिर से 1/1/21, 31 दिसंबर 21, वंस अगेन टाटा ने 50,000 इंटरेस्ट इशू किया एंड वंस अगेन से ए बी सी डी ई के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने पैसा इन्वेस्ट करते समय इसी इंटेंशन से इन्वेस्ट किया कि चलो 10 इयर्स के लिए हमने टाटा में पैसा इन्वेस्ट किया डिवेंचर्स में। आफ्टर द 10 इयर्स वी रिटर्न बैक आवर मनी एंड एवरी ईयर वी गेट द इंटरेस्ट। बट स्टूडेंट फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है, कल किसके साथ क्या हो जाए, कल का छोड़ दो, नेक्स्ट मोमेंट किसके साथ क्या हो जाए, नो वन नो, किसी को मालूम नहीं। अब इसमें से जब ये 3rd ईयर स्टार्ट हुआ 1/1/2021, जिसका एंड होने वाला है 31 दिसंबर 22, ये अर्जेंटली नीड द फंड। ए के घर में ना फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, एनी रीजंस, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो गया, सपोज उसके घर में किसी को एजुकेशन के लिए फंड का नीड था, और आज मिस्टर ए को अर्जेंटली अपना पैसा रिटर्न चाहिए। मिस्टर ए अगर टाटा कंपनी के पास जाए, टाटा कंपनी को बोले कि टाटा कंपनी सी आप अपना इन्वेस्टमेंट ले लो और मुझे मेरा रिटर्न 1 लाख रुपीस दे दो, टाटा कंपनी इमीडिएट उसको रूल्स दिखाएगा, कंडीशंस दिखाएगा, बोलेगा कि देखो कितने इयर्स के लिए मैंने पैसा लिया था, 10 इयर्स, तो आप कभी आने का 10 इयर्स के बाद। और यहां पर टाटा कंपनी 100% अपनी जगह पे राइट्स है। मिस्टर ए को टाटा के ऊपर किसी तरीके से कोई क्लेम करने का राइट्स नहीं। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए को अपना फंड रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए ना कि आपने एक बार किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, वो उस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा, दूसरा कोई अल्टरनेट ही नहीं है कि आपको आपका पैसा मिल जाए, तो इन्वेस्टर मार्केट में काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि किसी को भी अपना फ्यूचर्स मालूम नहीं है। आज मेरे पास सरप्लस फंड है, कल जरूरत पड़ेगा, कल पड़ जाए, नेक्स्ट ईयर पड़ जाए, नेक्स्ट ईयर पड़ जाए, नो वन नो, तो कोई जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टर काफी कम हो जाएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट मिस्टर ए को अपना फंड टाटा से नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। मिस्टर ए अपने इस इन्वेस्टमेंट को लेकर मार्केट में जाएगा। अब मार्केट का मतलब आपको मालूम है, मार्केट मतलब वो प्लेस है जहां पर सेलर और बायर दोनों आए हैं। ये इसको लेके चला गया एंड सपोज एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि मिस्टर ए को फंड की जरूरत 1 जुलाई 22 को पड़ी, आफ्टर द 6 मंथ, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर मार्केट में जाएगा।
मार्केट में बहुत सारे उसको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए रेडी है। मार्केट इसी के लिए बना ही है। वहां पर जाकर वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी को सेल कर देगा। जो पैसे उसको कंपनी से मिलने चाहिए जो कंपनी से नहीं मिलेगा। अब यहां पर होगा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मार्केट में मिस्टर एफ है। मिस्टर ए टाटा को इन्वेस्टमेंट रिटर्न करके अपना फंड लेना चाहता है और मिस्टर एफ टाटा में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अब ये दोनों ही टाटा कंपनी के पास नहीं जाकर आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। मिस्टर एफ इन्वेस्टमेंट ए से ले लेगा, मिस्टर ए एफ को इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर देगा। मिस्टर ए के इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने से टाटा कंपनी का कहीं पर भी स्टूडेंट लायबिलिटी कम नहीं होगा। टाटा कंपनी में सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में से ए का नाम कैंसिल हो जाएगा और वहां पर नाम किसका आ जाएगा, एफ का। टाटा कंपनी की लायबिलिटी आज भी 5 लाख ही रहेगी। आज भी एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख के ऊपर 10% टाटा कंपनी को आज भी 50,000 ही देना पड़ेगा। सिर्फ ये था कि पहले टाटा कंपनी चेक ए के घर पे देती थी, ए के एड्रेस पे सेंड करती थी, ए के अकाउंट्स में पैसे क्रेडिट करती थी। अब वो किसके अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे, एफ के अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे। उसकी लायबिलिटी आज भी सेम है। यहां पर इन दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। ए ने अपना इन्वेस्टमेंट किसको दे दिया, एफ को दे दिया। एफ ने उसके बदले में जो पैसे मिस्टर ए को टाटा से मिलना चाहिए वो किससे मिल गया, एफ से मिल गया। दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। मार्केट में जो भी कॉस्ट चल रहा था वो कॉस्ट एफ ने दे दिया। मिस्टर ए को अपने इन्वेस्टमेंट का तो कॉस्ट मिला और मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि अगर आज ये इन्वेस्टमेंट एफ को नहीं सेल करके अगर इस इन्वेस्टमेंट को टाटा ने रिटर्न्स ले लिया होता मुझसे, तो टाटा भी मुझे मेरा 1 लाख रुपीज रिटर्न करता, नो डाउट, या जो भी मार्केट में कॉस्ट चल रहा है वो देता, नो डाउट। बट दिस ईयर भी टाटा ने मेरा पैसा 6 मंथ यूज किया है। यहां पर टाटा ने मेरा पैसा यूज किया था तो यहां पर उसने 50,000 ए बी सी डी ई में 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट ईयर भी उसने किया था। तो मिस्टर ए का सोच क्या है कि यार अगर ए इन्वेस्टमेंट टाटा ने मुझसे लिया होता तो टाटा भी मुझे मेरा पेमेंट करता, अगर ऐसा रूल्स में होता तो, और 6 मंथ का इंटरेस्ट भी मुझे देता, क्योंकि मेरा पैसा दिस ईयर उसने 6 मंथ यूज किया है। तो मिस्टर ए यही चीज अब एफ को समझाएगा कि देखो सर, आप जो भी मुझे पेमेंट कर रहे हो मेरे इन्वेस्टमेंट का, आज मार्केट में जो कॉस्ट चल रहा है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हो, नो डाउट, आई एग्री, आई सेटिस्फाइड, आई अप्रिशिएट यू। बट ये पैसा मैंने दिस ईयर भी टाटा कंपनी में 6 मंथ इन्वेस्ट करके रखा है। अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट चाहिए तो जो आपने कॉस्ट दिया, ओके, आपको उसके साथ 6 मंथ का मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और मिस्टर एफ उस बात से 100% कन्विंस भी होंगे और मिस्टर एफ मिस्टर ए को उस डिवेंचर का कॉस्ट तो देंगे और सेम टाइम उसको 6 मंथ का 5,000 इंटरेस्ट भी देंगे। अब मिस्टर एफ ये इन्वेस्टमेंट अपने पास रखेगा। 1 ईयर हो गया। 1 ईयर में मैंने बताया ना कि फिर से टाटा कंपनी 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। अब ए के बदले क्या हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब एफ को 10,000 मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, डी को भी मिलेगा, ई को। अब यहां पर एफ को खुश होने जैसा नहीं है कि अरे यार मैंने तो मिस्टर ए से 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, 31 दिसंबर 6 मंथ ही हुआ और देखो ना 6 मंथ का
मुझे कंपनी ने 10,000 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया। मिस्टर एफ को किसी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मिस्टर एफ को 5,000 ही इंटरेस्ट मिला है, 6 मंथ का ही मिला है। मिलने के लिए मिस्टर एफ को 10 मिला, लेकिन मिस्टर एफ ने 5,000 रुपीज ऑलरेडी किसको दिया है? ए को दिया हुआ है। तो इस 10 में से अगर मैं 5,000 निकाल रहा हूं तो मिस्टर एफ को अपने 6 मंथ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना मिला? 5,000 ही मिला। मतलब ये कि जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट सोल्ड करेंगे तो सामने वाले आदमी से हम लोग कॉस्ट का डिमांड करेंगे और इंटरेस्ट का डिमांड करेंगे। एंड वेन एवर वी परचेज द इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट, हम सामने वाले आदमी को कॉस्ट देंगे और हम इंटरेस्ट भी देंगे। वंस अगेन आई रिपीट, इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कभी भी हम परचेज करेंगे स्टूडेंट, सामने वाले को कॉस्ट दूंगा, सामने वाले को इंटरेस्ट भी दूंगा। वो इंटरेस्ट मुझे बाद में कंपनी से रिम्बर्स हो जाएगा, मिल जाएगा। जब मैं सेल करूंगा स्टूडेंट, तो सामने वाले से कॉस्ट लूंगा और सामने वाले से इंटरेस्ट भी लूंगा। जो मैंने उससे इंटरेस्ट लिया, वो इंटरेस्ट उसको कंपनी से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो इस लाइन को स्टूडेंट हमेशा आपने ध्यान रखना। ओके, यहां तक आई हो, सभी को समझा? अब स्टूडेंट एक चीज और भी ध्यान रखना, यहां पर एफ ने, जब मैंने एफ को सोल्ड किया था तो एफ ने मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया था और मुझे कन्विंस करने के बाद मैंने जब उनको समझाया तब उन्होंने फिर से मुझे इंटरेस्ट का पैसा निकाल के दिया। स्टूडेंट इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉस्ट के साथ इंटरेस्ट का पैसा ऐड नहीं है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉस्ट के साथ इंटरेस्ट का पैसा ऐड नहीं है। दूसरा आप ये समझो कि सपोज मिस्टर एफ ऑलरेडी इन सारी चीजों से फैमिलियर होते, उनको पहले से ही मालूम होता कि जब मैं किसी का इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा हूं तो मुझे कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों देना चाहिए, और मुझे बिना उनको बताए, बिना समझाए, बिना उनसे मांगे वो फर्स्ट टाइम ही मुझे मेरा इंटरेस्ट उस कॉस्ट के साथ ऐड करके दे देते, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट। कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। एक है स्टूडेंट एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट? कॉस्ट अलग है और इंटरेस्ट अलग है, दोनों एक दूसरे के अंदर प्लस नहीं है। इसको माइनस साइन मत समझ लेना स्टूडेंट, ये माइनस साइन और इक्वल टू साइन मत समझना कि कॉस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट। मेरे कहने का मतलब है कि कॉस्ट अलग और इंटरेस्ट क्या रहेगा? अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो अब इस चैप्टर के अंदर ना स्टूडेंट काफी इजी जर्नल एंट्रीज दिया है। अगर वो आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाए ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस करना और इसका लेजर करना आपके लिए काफी इजी है। तो मैं वो 4-5 जर्नल एंट्रीज आपको लिख कर देता हूं और इसके बाद से स्टूडेंट इसका लेजर ड्रॉ करता हूं। अब एक हो सकता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, काफी इजी चैप्टर है स्टूडेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी सपोज हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट डेफिनेटली व्हेन वी परचेज द इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा और कैश जाएगा। बोथ आर रियल। रियल का रूल है स्टूडेंट कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश एंड बैंक, ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोल्ड ऑफ या वही बोलोगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली स्टूडेंट जब हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल्स करेंगे स्टूडेंट, या तो हमको प्रॉफिट हो सकता है या तो क्या हो सकता है, लॉस। अभी मैंने प्रॉफिट लिखा है। प्रॉफिट कहां पढ़ते हो स्टूडेंट, नॉमिनल। नॉमिनल में कहां पर, क्रेडिट। तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ समय के लिए समझो स्टूडेंट कि आपको लॉस हो गया। लॉस कहां पढ़ते हो स्टूडेंट, डेबिट, नॉमिनल का डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया ना स्टूडेंट, टाइम टू टाइम वी गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। जैसे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट सोल्ड ही नहीं किया, मैंने कंपनी में जस्ट इन्वेस्ट करके रखा, तो एवरी ईयर जो भी उनका टाइम पीरियड होगा, ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट को हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सपोज स्टूडेंट अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब डेफिनेटली क्या मिलेगा, कैश, रियल कम्स इन डेबिट। तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिल रहा है ना स्टूडेंट, इंटरेस्ट का मिलना हमारे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पढ़ते हैं, नॉमिनल का क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड, सपोज वी पे द इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट पेड करेंगे स्टूडेंट, डेफिनेटली हमारे पास से कैश क्या होगा, जाएगा। और इंटरेस्ट का पेड करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ओके स्टूडेंट, तो आप देखोगे स्टूडेंट इसी से ज्यादा एंट्रीज आपको आने वाला नहीं है। यही एंट्री फ्रीक्वेंटली आपको रिपीट होता रहेगा। तो इस एंट्री को आपको काफी अच्छे से और ध्यान से देखना है। अगर मैं इसकी लेजर की बात करूं स्टूडेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट का लेजर लाइक दिस, थोड़ा सा लेजर आपका बड़ा हो जा रहा है। ये आपका डेट पर्टिकुलर, एनवी मतलब स्टूडेंट नॉमिनल वैल्यू। यहां पर आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड भी हो सकता है, कॉस्ट। वंस अगेन डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कॉस्ट। अगर इक्विटी रहेगा स्टूडेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो इस कॉलम में डिविडेंड आएगा। प्रेफरेंस एंड डिवेंचर है, तो प्रेफरेंस एंड डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है स्टूडेंट, तो प्रेफरेंस एंड डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पर इंटरेस्ट आएगा। चैप्टर स्टूडेंट हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर क्लोजिंग दिस ईयर ओपन। उसके बाद से स्टूडेंट सिर्फ आप इस एंट्रीज को इसके अंदर पोस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये हो गया कैश एंड बैंक, ये हमने परचेज किया।
सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक तो नहीं है स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट है, कैश बैंक सोल्ड। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, हम लोगों को प्रॉफिट होगा, उसमें नॉमिनल वैल्यू और इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट, टू मतलब क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, देखो स्टूडेंट इंटरेस्ट का कॉलम, कैश एंड बैंक, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट डेबिट, that's it. Now we close the lecture. तो आप देखोगे स्टूडेंट कि यहां पर आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, उस कैलकुलेशंस के अंदर भी इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड उसी का कैलकुलेशंस रहेगा। क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको लेंथी मिलेगा बट क्वेश्चंस इजी है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन करते समय इस चीज का एक बाइफर्केशन कर लेना है कि आप यहां पर इक्विटी के क्वेश्चंस कर रहे हो कि प्रेफरेंस एंड डिवेंचर के कर रहे हो। इक्विटी पे आपको डिविडेंड मिलेगा जिसका ना तो रेट फिक्स होता है ना तो टाइम फिक्स होता है, मैं डिटेल्स में बोलूंगा व्हेन वी स्टार्ट द इक्विटी। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट का टाइम भी फिक्स होता है और रेट भी उसका फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट, आपको एक तो ध्यान रखना है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब स्टूडेंट इंटरेस्ट का पैसा कॉस्ट के साथ ऐड, एक्स इंटरेस्ट का पैसा कॉस्ट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, क्योंकि हमको लिखते समय दोनों को अलग अलग लिखना है, कॉस्ट अलग लिखना है, इंटरेस्ट अलग लिखना है। ओके, दूसरा स्टूडेंट इसके अंदर जो मैंने जर्नल एंट्रीज लिखा है, जर्नल एंट्रीज भी काफी इजी है। परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ऑलरेडी 11th से हम फ्रीक्वेंटली ये सारा जर्नल एंट्री करते आ रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि whenever you purchase, you pay the cost as well as you pay the interest, and whenever you sold,